पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार के बाद डीएसपी की गाड़ी को भी टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई जबकि डीएसपी बाल बाल बच गए। सवाल है कि बालू माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आते। तस्वीर देखिए, ये कोई सामान्य रोड एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि सीधे सीधे पुलिस को दी गई बालू माफिया की चुनौती है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा की है। बिहटा के इलाके में बालू माफिया कितने बेखौफ हो चुके हैं वो जरा देखिए। बालू लदे इस ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया और जब दानापुर डीएसपी 2 अमरेंद्र कुमार झा ने ट्रक का पीछा किया तो ट्रक ने डीएसपी की गाड़ी को भी टक्कर मार दी। गनीमत रही कि डीएसपी की जान बच गई। पुलिस ने ट्रक को तो जब्त कर लिया है, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तो कार्रवाई की जाएगी, हम एक बार बात करते हैं डीएसपी साहब। बिहटा में बालू माफिया ने जिस ढंग से पुलिस को खुली चुनौती दी है, उसकी आंच राजनीतिक हलके में भी सुनाई पड़ रही है। विपक्ष के नेता घटना के बहाने सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि जिसने भी ऐसी हिमाकत की है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बिहार में बालू का अवैध खनन कोई आज की बात नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से बार बार ये संदेश दिया जा रहा है कि बिहार में अब माफिया के लिए कोई जगह नहीं है, वो चाहे बालू माफिया हो या शराब माफिया। बावजूद इसके पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या बालू माफिया को पुलिस का खौफ नहीं? न्यूज 18 के लिए पटना के बिहटा से अमरजीत शर्मा और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो। और अगली खबर गोपालगंज से। गोपालगंज में दलित किशोरी के साथ हैवानों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप की वारदात को लेकर गोपालगंज पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। गोपालगंज पुलिस ने पीड़ित नाबालिग को प्रेस रिलीज में बालिग बता दिया है और पुलिस ने पॉक्सो के साथ साथ SC/ST एक्ट को भी छिपा दिया है। बड़ा सवाल है कि क्या गोपालगंज पुलिस गैंगरेप के आरोपियों को बचाना चाहती है? ये रिपोर्ट देखिए। दलित किशोरी के साथ गैंगरेप, सवालों के घेरे में गोपालगंज पुलिस, आरोपियों को बचाना चाहती है पुलिस। गोपालगंज में हैवानों ने एक बार फिर दरिंदगी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 25 जनवरी की शाम में नगर थाना क्षेत्र में किशोरी को अगवा कर कमरे में बंधक बनाकर गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। विरोध करने पर किशोरी को पीटा भी गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना के बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ की आस है, लेकिन गोपालगंज पुलिस का कारनामा देखिए। पुलिस ने नाबालिग को प्रेस रिलीज में बालिग बता दिया। पुलिस ने पॉक्सो के साथ साथ SC/ST एक्ट को छिपा दिया है, जबकि FIR में पीड़िता की मां ने लड़की की उम्र 16 वर्ष बताया है। गैंगरेप की वारदात के बाद अब पुलिस की थ्योरी पर ही सवाल उठ रहे हैं। गोपालगंज में किशोरी के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस की जांच और प्रेस रिलीज वाली थ्योरी पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इस प्रेस रिलीज की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें कहा यह गया है कि युवती बालिग है और उसकी मां के भरद बयान के आधार पर नगर थाने में FIR दर्ज किया गया। लेकिन इस प्रेस रिलीज में न तो ST/SC एक्ट और न ही पॉक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी दी गई है, क्योंकि जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जो लड़की है, जो पीड़िता है, वो 16 वर्ष की है। किशोरी के साथ गैंगरेप के बाद इलाके में सनसनी मची है। पुलिस फरार आरोपी मोहित कुमार और गोलू की अब तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई। इस पूरे मामले में गोपालगंज पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने नाबालिग को बालिग क्यों बताया? पॉक्सो के साथ SC/ST एक्ट को क्यों छिपाया? क्या पुलिस आरोपियों को बचाना चाहती है? न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह के बीच अनबन सबको पता है। पवन सिंह के बाद बीते दिनों रवि किशन ने भी खेसारी लाल को लेकर कुछ ऐसी बातें कह डाली जो खेसारी लाल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब खेसारी लाल यादव ने भी बिना मौका गवाए रवि किशन को जवाब दे दिया है। खेसारी लाल ने क्या क्या कहा है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
पहले यहाँ छूता था, अब यहाँ छूता है, बाद का नहीं पता। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर सियासत और सिनेमा की जंग खुलकर सामने आ गई है। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और सांसद अभिनेता रवि किशन के बीच जुबानी तकरार अब सोशल मीडिया से लेकर मंचों तक गूंज रही है। दरअसल गोरखपुर महोत्सव के दौरान रवि किशन ने बिना नाम लिए खेसारी लाल यादव पर तंज कसते हुए सम्मान और पैर छूने को लेकर बयान दिया था। उनके इस बयान पर मंच पर मौजूद पवन सिंह भी ठहाके लगाते नजर आए। बस फिर क्या था, रवि किशन की ये बातें खेसारी को नागवार गुजर गईं। खेसारी लाल यादव ने अपने कार्यक्रम में मंच से ही जवाब देते हुए रवि किशन और पवन सिंह दोनों पर निशाना साधा। इशारों ही इशारों में रवि किशन के शब्दों को दोहराते हुए खेसारी बोले, शुक्र मनाइए कि कम से कम आपका सम्मान करने वाला एक भाई तो है। आप बाप मत बनिए, उतना ही बोलिए जितना कोई बर्दाश्त कर सके। शुक्र मनाइए कि कम से कम आपका सम्मान करने वाला आपका भाई है। यहाँ तो आजकल बेटा अपने बाप का पैर नहीं छूता है, और मुझे पैदा करने वाले का नाम श्री मंगरू यादव है। तो आप बाप मत बनिए। मानता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बाप हो गए। खेसारी का ये तीखा जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और भोजपुरी फैंस दो गुटों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार चुनाव के बाद से ही भोजपुरी इंडस्ट्री के इन बड़े सितारों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। पहले पवन सिंह और अब रवि किशन। खेसारी लाल यादव किसी को भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। अब सवाल यही कि इस जुबानी जंग में अगला वार कौन करेगा। क्या रवि किशन खेसारी के इस बयान का जवाब देंगे या ये तकरार यहीं थम जाएगी? फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सियासी सिनेमा टकराव चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। गोपालगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। थावे मंदिर चोरी कांड का खुलासा, मुख्य आरोपी शरीफ साईं समेत 4 गिरफ्तार किया गया है। चोरी हुए आभूषण की बरामदगी भी कर ली गई है। एसपी विनय तिवारी ने इसका खुलासा किया। 17 दिसंबर को मंदिर में चोरी हुई थी और इस चोरी का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। मुख्य आरोपी शरीफ साईं गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 और इसमें गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि चोरी हुए आभूषण की बरामदगी भी पुलिस ने कर ली है। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुए चोरी कांड के मामले में गोपालगंज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। थावे माता के आभूषणों की चोरी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शरीफ साईं को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा उसके सहयोगी चांद आलम और एक महिला के अलावा एजाज अली को भी गिरफ्तार किया गया है। एजाज अली सीवान के मुफसिल थाना क्षेत्र के छोटपुर गांव का रहने वाला था, जिसने शरीफ साईं और अन्य आरोपितों को शेल्टर देने का काम किया था। इसके अलावा थावे माता का जो चांदी का हार था, सोने के नेकलेस थे, इसके अलावा सोने के जो मुकुट का हिस्सा था और सोने के जो छतरी थे, उसे भी बरामद कर लिया गया है। 17 दिसंबर को मंदिर में चोरी की घटना हुई थी। उसके बाद इस घटना का उद्भेदन हो गया था, लेकिन आधा सामान, कुछ सामान बरामद हुआ था। काफ़ी सामान की बरामदगी शेष थी और इसका जो मुख्य अभियुक्त था शरीफ, वो भागा हुआ था। तो एसआईटी बनाई गई थी हरिंदर डीएसपी इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, और इस एसआईटी ने कल रात में इसको गिरफ्तार किया, शरीफ को। इसके साथ 3 और लोग गिरफ्तार हुए जो इसको आश्रय देने का और जो चोरी का माँ का आभूषण था उसको बेचने की प्लानिंग ये लोग कर रहे थे। उसके घर में ज़मीन से ही गड़ा हुआ था। उसको हम लोगों ने डीएसएमडी ले जा करके काफ़ी खुदाई करनी पड़ी। उसके बाद वो रिकवर हुआ है। सारा सामान रिकवर हो गया है। सारा जो भी चोरी हुआ था 100% रिकवरी हो गई है। 7 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। एसपी के खुलासे के बाद बड़ी संख्या में यहाँ जो लोग थे, श्रद्धालु थे, वो पहुंचे हुए थे और लगातार पुलिस प्रशासन के कार्यों की सराहना कर रहे थे और खुशी जाहिर कर रहे थे कि माता के मंदिर से जो माता के श्रृंगार और आभूषणों की चोरी हुई थी उसे अब पुलिस ने बरामद कर लिया और फिर से माँ का श्रृंगार शुरू हो जाएगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर आरजेडी के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी और उनके करीबियों का नाम लिए बगैर पूछा है कि आरजेडी को बर्बादी की कगार पर लाकर किसने छोड़ा। चंद घटिया लोगों को लालू प्रसाद को नजरअंदाज कर सर्वे सर्वा बना दिया गया। उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया? रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट पर अब सियासत सुलग गई है।
आरजेडी के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य के सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा। रोहिणी ने एक बार फिर बिना नाम लिए तेजस्वी और उनके करीबियों पर निशाना साधा है। आरजेडी के नेतृत्व और संगठन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। रोहिणी आचार्य ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लालू जी और पार्टी के लिए किसने क्या किया ये तो लोकसभा और विधानसभा के चुनावी नतीजों से ही साफ है। जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई उसने, उसके आयातित गुरु और उस गुरु के गुर्गों ने तो लालू प्रसाद और पार्टी के प्रति समर्पित हरेक लालूवादी के दशकों के संघर्ष एवं प्रयासों को धो पोंछ कर पार्टी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आज पार्टी के हरेक सच्चे कार्यकर्ता, समर्थक और हितैषी का सवाल है, जिन चंद घटिया लोगों को लालू जी को नजरअंदाज कर सर्वे सर्वा बना दिया गया, उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया? समीक्षा के नाम किए गए दिखावे पर क्या कार्रवाई की गई? समीक्षा रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सार्वजनिक की गई? जिन लोगों पर सवाल उठे उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बड़ा सवाल है कि रोहिणी का इशारा किसकी तरफ? किसने आरजेडी को बर्बादी की कगार पर ला दिया? रोहिणी के इसी पोस्ट पर बिहार की सियासत सुलग गई। तेजस्वी यादव जी से सीधा सवाल, अगर आप नेता हैं तो जवाब क्यों नहीं देते? रोहिणी आचार्य आपके ही परिवार और पार्टी की सच्चाई बता रही है। चुनावी हार के बाद समीक्षा रिपोर्ट कहाँ है? आपने किन लोगों को सर्वे सर्वा बनाया और उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया? कौन आयातित गुर्गे हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के विरासत को और उनके पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं? आखिर जवाब तो देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी कौन हैं? राजद को अब यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि भाई रोहिणी आचार्य जी किस हैसियत से पार्टी नेतृत्व और नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठा रही हैं, पार्टी में वो किस पोजीशन पर हैं, और जब वो सवाल उठा रही हैं तो पार्टी उनके सवालों के क्या जवाब दे रही है। रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट ने आरजेडी के भीतर अंदरूनी मतभेद को एक बार फिर सियासी हवा दे दी है। रोहिणी एक बार फिर से बिना नाम लिए भाई तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर सवाल उठाए हैं। रोहिणी ने ऐसे लोगों से आरजेडी को बचाने की वकालत की है। आरजेडी के भीतर संगठन और नेतृत्व को लेकर रोहिणी के सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। नीट छात्रा संवेदना की मौत के मामले में डीएनए सैंपल लेने वाले लोगों की लिस्ट एसआईटी ने बढ़ा दी है। अब 25 लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन सहित 19 लोगों के सैंपल लिए गए। हालांकि छात्रा के मामा का एसआईटी पर सीधा आरोप है कि पुलिस इस मामले को भटका रही है। नीट की छात्रा संवेदना की मौत को 16 दिन हो गए, लेकिन उसकी मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय लगातार उलझती जा रही है। सच को सामने लाने के लिए एसआईटी ने डीएनए सैंपल लेने वाले लोगों की लिस्ट बढ़ा दी है। अब 25 लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। एफएसएल की टीम ने एसआईटी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन सहित 19 लोगों के सैंपल लिए। एसआईटी जिन युवकों के डीएनए जांच करवाने के लिए गर्दनीबाग अस्पताल पहुंची थी, उन युवकों के साथ मृतक छात्रा के मामा भी थे। छात्रा के मामा का एसआईटी पर सीधा आरोप है कि पुलिस इस मामले को भटका रही है। इस तरह व्यतीत हो रहा है कि किसी तरह मतलब केस को मूवमेंट करके उधर दे दे। क्यों नहीं सीडीआर निकाल रहे हैं श्रवण अग्रवाल या नीलम अग्रवाल या मनीष रंजन या उसका बेटा रॉकी या एक अंशु अग्रवाल, उन लोगों का सीडीआर क्यों नहीं निकल रहा है? पुलिस अब इस मामले में पॉक्सो एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि घटना के समय छात्रा की उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक छात्रा के जन्म प्रमाण पत्र में उसकी जन्म तिथि 3 सितंबर 2008 दर्ज है। वारदात 6 जनवरी 2026 की रात को हुई थी, जबकि छात्रा की 11 जनवरी को मौत हो गई। इस आधार पर घटना के वक्त छात्रा की उम्र लगभग 17 साल 4 महीने ही थी। सूत्रों का कहना है कि पुलिस अब कोर्ट से अनुमति लेने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी, लेकिन इस देरी को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इसे अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश के तौर पर देखा भी जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि घटना के 21 दिन बाद ये कदम क्यों उठाया गया। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो नीट छात्रा की मौत मामले में आरजेडी सांसद मीसा भारती ने सरकार पर निशाना साधा है। मीसा भारती ने कहा, हमने सुना है कि परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अगर परिवार की मांग है तो सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। डबल इंजन की सरकार है और हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिला की सुरक्षा की बात करती है, और एक बेटी के साथ इस तरह की घटना घट जाती है, बहुत ही दुखद है। मेरा तो ये कहना है कि शायद सुनने में ये आया है, मुझे पूरी जानकारी है नहीं, कि परिवार के लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को सीबीआई इंक्वायरी सौंप देनी चाहिए ताकि सही तरीके से उसकी जांच हो करके, और ये कोई पहली घटना नहीं। तो नीट छात्रा मामले पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि एसआईटी का गठन किया गया है, रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। अखिलेश सिंह ने कहा, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। का गठन किया है तो एसआईटी का रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। कोई इतना ये नहीं, अब मुझे निश्चित नहीं मालूम है कि क्या सैंपल लिया जा रहा है, परिवार का लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जब लड़की हॉस्टल में थी तो परिवार से तो बाहर थी, तो कुछ न कुछ जो कुछ हुआ होगा, ये जो प्रथम दृष्टया लगता है कि ये तो पटना की ही घटना है। अब जो कुछ मैं सुना हूँ तो वह तो गलत है, लेकिन मैं बिल का रिपोर्ट जब तक खुद नहीं पढ़ूंगा तब इसका निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। वहीं देखिए, मोतिहारी में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला को डायन का आरोप लगाकर पहले उसके साथ मारपीट की गई, फिर उसके शरीर पर मैला फेंका गया है। मारपीट में घायल महिला जब सदर अस्पताल पहुंची तो वहां पर शरीर पर मैला लगने की वजह से उसका वहां इलाज भी नहीं किया गया, जिसके बाद निजी अस्पताल में ले जाकर इलाज कराया गया। थाने पर शिकायत लेकर गई तो थाने में आवेदन नहीं लिया गया, जिसके बाद पीड़िता एसपी के जनता दरबार में पहुंची, जहां एसपी ने थाना अध्यक्ष को केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। यह पूरा मामला भोपटपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित महिला ने बताया कि गांव के ही शंकर शाह के बेटे की बाहर गुजरात में मौत हो गई, जिसके बाद वो महिला को डायन कहने लगा और मारपीट करने लगा। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो मोर गई गुजरात में, तब डायन घोर के पियाया है, गांडा घोर के पूरा दांत तोड़ दिया है सब। पुलिस ठाक लाया थाना, घर पर से पुलिस ठाक लाया। कहाँ घर पर दी? भोपतपुर बजिया। तो ये गांडा पूरा पियाया है ना। तो शंकर शाह, रघुवीर शाह, डायन के कारण ये जो हमारा भाई के खा गया है। ये तो शिव शाह का पत्नी, शिव शाह मर गया बाहर में गिरकर। जनता दरबार में एक बूढ़ी महिला आई थी, जिनके साथ गांव के कुछ लोगों के द्वारा जो है मारपीट किया गया था और अभद्र गालियां और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें थाना को सूचना मिलते ही थाना ने तत्काल जो है प्राथमिकी दर्ज किया है और उनको जो है गिरफ्तारी करने का आदेश जो है। मोतिहारी की तस्वीरों ने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिर कब तक अंधविश्वास की आड़ में अत्याचार होता रहेगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि डायन प्रथा के नाम पर महिलाओं को निशाना कब तक बनाया जाता रहेगा। सवाल ये, आरोपियों की गिरफ्तारी कब की जाएगी, क्योंकि जब महिला थाने में आवेदन लेकर गई तो आवेदन भी नहीं लिया गया। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि थाने में महिला का आवेदन आखिर क्यों नहीं लिया गया। क्या पुलिस ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेती है? ये तस्वीरें शर्मनाक इसलिए भी हैं क्योंकि बिहार ही वो पहला राज्य है जिसने सबसे पहले डायन प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। लेकिन अगर ऐसे मामलों पर पुलिस की उदासीनता दिखेगी तो ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। मोतिहारी में एसिड अटैक पीड़िता के परिजन शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और स्पीडी ट्रायल कर आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सोमवार को आरोपी प्रियांशु ने घर में घुसकर युवती पर तेजाब फेंका था, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया है। उसकी एक आंख की रोशनी भी कम हो गई है। हालत ऐसी है कि पीड़िता ठीक से बोल तक नहीं पा रही। हालांकि आरोपी को पुलिस ने कुछ घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब परिवार मांग कर रहा है आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर की लड़की की हालत में थोड़ी बहुत सुधार हो रही है, लेकिन आंखों की रोशनी कम हो गई। एसपी ने भी मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। प्रशासन से ही मांग करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जो एक काम किया है
उसको अच्छा तरीका से खोज जानकारी लेकर और उसको अपने तहत पर जैसे उसको अच्छा इसको सजा दे, फांसी मांग रहे, सजा दे, फांसी दे कि मेरा बच्ची का भी जिंदगी खराब हो गया। से पीड़ित जो बच्ची कल सुबह भर्ती हुई थी देर रात 2 बजे के आसपास, अभी उसकी पोजीशन गंभीर है लेकिन स्थिर बनी हुई है, इलाज चल रहा है, समय लगेगा। लेकिन एक चीज़ है कि उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई और वो अभी मतलब जिस्मानी और मानसिक दोनों तरह से पूरी तरह से अभी वो मतलब एक तरह से टूटी हुई है, बात भी नहीं कर पा रही है ढंग से, चेहरा उसका बिल्कुल डिसफिगर हो चुका है। में एसडीपीओ के द्वारा तत्काल घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया था। अस्पताल में भी पुलिस गई थी और जो पीड़िता है उनका बयान लिया गया है, उनके परिवारजनों का बयान लिया गया है। इसमें हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन भी किया है जो तकनीकी अनुसंधान कर रही है। वहीं देखिए, सोनपुर के सरिता हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त सत्येंद्र अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जबकि सत्येंद्र ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल सरिता की बॉडी को फेंकने के लिए किया था, उसके मालिक और मुजफ्फरपुर में तैनात दारोगा संतोष रजक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की जांच में कई खुलासे हुए हैं जो आरोपी सत्येंद्र और दारोगा के बीच गहरे रिश्ते की पोल खोल रहा है। कई सवाल है जिसका जवाब दारोगा संतोष चौधरी ने पुलिस को नहीं दिया है। ऐसे में पुलिस लगातार सत्येंद्र की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन उसका सुराग पुलिस को मिल नहीं रहा। हालांकि पुलिस ने सत्येंद्र के भाई, भतीजा, भाई की पत्नी और स्कॉर्पियो में बैठे सत्येंद्र के पड़ोसी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि हत्या के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी खुद सत्येंद्र चला रहा था, जबकि उसके भतीजे ने सरिता के शव को स्कॉर्पियो से खींचकर बाहर फेंका था। सोनपुर के हरिहर नाथ थाना से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार। सारण के चर्चित सरिता हत्याकांड में पुलिस कार्रवाई जो है वो काफी तेज हो गई है और जिनकी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था मुजफ्फरपुर में तैनात दारोगा संतोष रजक की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन जो आरोपी सत्येंद्र है, जो मुख्य आरोपी सरिता का जो पति है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और फरार चल रहा है। संतोष रजक को भी गिरफ्तार किया गया और कई सवाल जो है पुलिस ने उनसे पूछे हैं, लेकिन किसी सवाल का जवाब संतोष रजक ने नहीं दिया है। मसलन पुलिस ने ये भी पूछा है संतोष रजक से कि घटना के बाद से सत्येंद्र लगातार उनके संपर्क में था, संतोष रजक से बात भी हुई थी, लेकिन क्या बात हुई थी इसका सवाल जब पुलिस ने संतोष रजक से किया तो उन्होंने कोई खास उचित जवाब नहीं दिया, जिसको लेकर पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस सूत्रों से कुछ जानकारी मिली है कि गाड़ी में कौन कौन लोग सवार थे। गाड़ी जो था वो सत्येंद्र खुद चला रहा था, ये पुलिस सूत्रों ने खुलासा किया है कि स्कॉर्पियो गाड़ी जो दारोगा संतोष रजक की गाड़ी थी वो सत्येंद्र खुद चला रहा था। उसके अलावा उसका भतीजा जो बॉडी जो खींच रहा, सीसीटीवी में तस्वीरों में जो देखा जा सकता है कि उसका सरिता की जो बॉडी खींच कर बाहर निकाला था वो उसका सत्येंद्र का भतीजा था और एक और व्यक्ति गाड़ी के अंदर बैठा था, राकेश, जिसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस मामले में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी सत्येंद्र जो है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक सत्येंद्र की गिरफ्तारी होती है और इस पूरे मामले का पटाक्षेप कब तक होता है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 सोनपुर। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कार से 293 किलो गांजा बरामद किया गया है। गांजे की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। एक तस्कर को मौके से दबोचा गया। दूसरे जो तस्कर थे वो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गाड़ी और मोबाइल बरामद कर ली गई है। तो मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कार से 293 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है। गांजे की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बोलेरो गाड़ी को पकड़ा गया है, जिसके चेकिंग कराया गया। राजपत्रित पदाधिकारी के समक्ष तो लगभग 292 केजी गांजा जो है वो बरामद किया गया है। इस संबंध में अग्रतर पूछताछ किया गया है और विधिवत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जहानाबाद में जलेबी के लिए जमकर लाठी डंडे चले हैं। जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस समारोह के बाद पंचायत में बांटी जा रही जलेबी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि गोंडवा पंचायत भवन रण क्षेत्र में तब्दील हो गया।
जानकारी मिल रही है कि झंडारोहण खत्म होते ही कुछ लोग कथित तौर पर जलेबी उठाकर वहां से भागने लगे। जब मुखिया के समर्थकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पहले कहा सुनी हुई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। विवाद कुछ ही मिनटों में हिंसक झड़प में भी बदल गया। दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे और ईंट पत्थर लेकर आमने सामने आ गए। पंचायत भवन परिसर में अफरा तफरी मच गई और इस दौरान वहां खड़ी 4 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। हालात इतने गंभीर हो गए कि पंचायत के मुखिया अमरनाथ सिंह को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। मुखिया का आरोप है कि जलेबी को लेकर हुए इस विवाद में उन पर जानलेवा हमला किया गया। रमाकांत पासवान और पारस पासवान दोनों मिलकर हम पर जानलेवा हमला किया और रमाकांत पासवान को हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल से फरार हो गया। पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल ले गया और हॉस्पिटल से फरार हो गया। अभी तक पुलिस संज्ञान में नहीं लिया है कि मार ले तो हम घरे थे तो यहाँ से गए तो देखे तब जा करके हम समझाने लगे। छोटा छोटा लड़कन उस सबके कहला मारपीट करता है भाई, समझे ना। 2-4 तबराक घर ही देगा तो उससे क्या हो जाएगा, लड़कन है रोने लगता है। इतने में हमको है जो सब मुखिया कहा कि से चला ये आओ मन बढ़ो, ये आओ अथी करे से मार एकरा, चलो गाड़ी में से निकाल करके लोहा के रड वगैरह और लाठी मारना शुरू कर दिया। और कहाँ पूर्णिया से बड़ी खबर मिल रही है। कारोबारी सूरज बिहारी हत्याकांड में नया मोड़ सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर एक लड़की की फोटो शेयर करने को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद में कारोबारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पूर्णिया एसपी स्वीटी सहरावत ने ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है। आरोपी की पहचान हो चुकी है और जल्दी सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बता दें कि आज ही मरंगा थाना के नेवालाल चौक के पास सूरज बिहारी की गोली मारकर हत्या हुई थी। जिस वक्त सूरज को गोली मारी गई उस वक्त उसके साथ उसका निजी बॉडीगार्ड भी था, लेकिन उसे संभलने का मौका नहीं दिया गया। युक्त हैं उनकी भी पहचान कर ली गई है। इसमें स्पेशल टीम जो है छापेमारी कर रही है। दोनों के बीच में अभी तक जो जांच के क्रम में सामने आया है कि एक लड़की के फोटो को सोशल मीडिया पे शेयर करने के विवाद को लेकर ये घटना कारित की गई है, जिसमें इस बिंदु पर भी जो है जांच की जा रही है और जो संभवतः और भी जो विवाद के कारण है उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं और अभियुक्तों की छापेमारी के लिए जो है टीम लगातार प्रयास। और अब बात भागलपुर की, जहां 3 साल से चल रहे भोलानाथ फ्लाईओवर के निर्माण के चलते स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में अब गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। दरअसल निर्माण कार्य ठीक ढंग से नहीं होने के कारण नाले का गंदा पानी आसपास के घरों में घुस रहा है। लिहाजा निर्माण कार्य में जुटी कंपनी के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। वहीं जानकारी मिलते ही भागलपुर के नगर विधायक रोहित पांडे मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, जिन्होंने पुल निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारियों को बुलाकर वैकल्पिक व्यवस्था करने और लोगों की समस्या का समाधान निकालने का निर्देश दिया है।